Well, there is a true adverb in America that shirt sleeve to shirt sleeve in 3 generation. क्या होता है इस प्रोवर्ब का मतलब, पहले मैं आपको समझाता हूँ। ये प्रोवर्ब का मतलब ये होता है कि जो फर्स्ट जनरेशन है, जो ओल्ड जनरेशन है, वो किसी बिजनेस को स्टार्ट करती है, उस पर हार्ड वर्क करती है और मास मतलब वेल्थ को इकट्ठा करती है। बाय द टाइम जब तक उनके ग्रैंड चिल्ड्रन आते हैं, वो उसको वही पोजीशन पे लाके खड़ा कर देते हैं जहां पर उन्होंने स्टार्ट किया और कुछ भी नहीं बचता। इंडिया के अंदर भी ऐसी ही एक कहावत बड़ी प्रचलित है कि द फादर buys the business, the son builds the business and the child, the grandchild says the business। पर जरूरी नहीं है ये कहावत हर जगह पे इम्प्लीमेंट हो, हर जगह पे सक्सेसफुल रहे। बहुत ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि आज उनकी 4th और 5th जनरेशन से भी ज़्यादा चल रही है और बहुत सक्सेसफुल हैं डिमार्केशन करने में, अपने बिजनेस को डिवाइड करने में, अपनी कॉन्ग्लोमरेट को जितने भी उसके ऑनर्स हैं उसके बीच में इक्वली स्प्लिट करने में। लेकिन ऐसे भी केसेस दिखे गए हैं जहां पर ये पर्सनल डिस्प्यूट में आ जाते हैं, जैसे अंबानी का था। तो यहाँ पर हम बेसिकली होता क्या है कि जो ग्रैंड चिल्ड्रन होती है, जो 3rd जनरेशन मोस्टली होती है, उनको जो वेल्थ मिलती है अपनी जो फर्स्ट जनरेशन से, वो उसको सही से कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते और वो एक डिवीजन में या फिर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज कुछ ऐसी एक शॉर्ट स्टोरी है जिसको हम डिकोड करेंगे हिंदुजा ब्रदर्स के बारे में, जिनकी बहुत लाइमलाइट में रहे, वो हाइलाइट्स में रहे। अपनी जो उनकी अपनी जो उनकी बोर्ड रूम बैटल थी जो चल रही थी, कोल्ड वॉर अमंग 3rd जनरेशन 1st जनरेशन के बीच में, डिवीजन ऑफ दिस कॉन्ग्लोमरेट, फाइनली वो एक ट्रूस पे पहुंच गए हैं। फाइनली वो एक एग्रीमेंट पे पहुंच गए हैं, एक पीसफुल वे में पहुंच गए हैं कि उसको किस तरह से वो डिवाइड करें, ब्रेकअप करें। लेकिन इसकी शुरुआत किस वजह से हुई थी, आज उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो $14 बिलियन का ये एम्पायर था। इंडिया में 6 लिस्टेड कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज में है, जिनमें कुछ कंपनीज तो बहुत ही रिनॉन्ड हैं, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत हाई है, जैसे अशोक लेलैंड हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया। 4 भाइयों ने इस बिजनेस की शुरुआत की थी। बेसिकली उनके फादर ने शुरुआत की थी, लेकिन उसको कैरी फॉरवर्ड किया उन 4 भाइयों ने। उसके बारे में हम बताएंगे आपको, और क्या वजह थी, वो ऐसा कौन सा एक पैक्ट था जिनको उन 4 भाइयों ने साइन किया और आज वही पैक्ट को डिसॉल्व करने के लिए उनकी 3rd जनरेशन फाइट कर रही है। और फाइनली वो एक ट्रूस पे पहुंच भी गए हैं उसको सेटल डाउन करने के लिए। और लेकिन अभी देखने वाली बात है कि इतने बड़े कॉन्ग्लोमरेट को किस तरह से वो ब्रेक डाउन करेंगे, किस तरह से आपस में डिवाइड करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। जो वीडियो पे नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को इमीडिएटली सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। और ऐसे वीडियोस बेसिकली जो बिजनेस टॉपिक्स पे होते हैं, हमें बिजनेस की नॉलेज तो देते हैं, उसके साथ एक मॉरल नॉलेज भी देते हैं, जिसको हमें अगर अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो हमें कुछ सीखने को ही मिलता है। तो जो चैनल पे जुड़े हुए हैं वो जुड़े रहिए, बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करेगा। तो चलिए हम क्विकली शुरुआत करते हैं कि 50 साल पुराना 5 डिकेड्स ओल्ड ये बिजनेस है, जो कि श्री चंद हिंदुजा जी ने शुरू किया था अपने 3 भाइयों के साथ, जिनका नाम था गोपी चंद, प्रकाश एंड आलोक चंद हिंदुजा। और एक बहुत बड़ी एम्पायर को खड़ा कर दिया, जिसको माना जाता है कि मंगोलिया के जीडीपी के इक्विवेलेंट है। डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के अंदर उनका बिजनेस है, डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर उन्होंने पेनिट्रेट किया है, सीमेंट टू, IT टू, हेल्थ केयर, और एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट आज की डेट में खड़ा कर दिया है। इनके जो फादर थे लेट श्री परमानंद हिंदुजा, सिंध के एक जगह शिखरपुर पाकिस्तान से मूव किए मुंबई के अंदर। उस समय ये एक अनडिवाइडेड इंडिया होता था, मतलब पाकिस्तान और इंडिया एक ही माना जाता था। इंडिया आने के बाद उन्होंने मनी लैंडिंग का काम शुरू किया, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने ट्रेडिंग एक्टिविटी भी शुरू कर दी। ड्राई फ्रूट और टी का बिजनेस उन्होंने ईरान के साथ स्टार्ट किया। उसके बाद वो जूट के बिजनेस में पेनिट्रेट किया और वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया। वो एक डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल बनाते हुए वो इंडियन मूवीज को फारसी में कन्वर्ट करके वहां पे सप्लाई करते थे, सेल करते थे।
1952 आते आते एक एक करके जैसे जैसे इन ब्रदर्स की एजुकेशन, मतलब उनके जो सन्स थे उनकी एजुकेशन कंप्लीट होती गई, उन्होंने फादर के बिजनेस को ज्वाइन करना शुरू किया। लेकिन इसी दौरान 1971 में इनके फादर एक्सपायर हो जाते हैं और $1 मिलियन का एक बड़ा एम्पायर इनके लिए छोड़ जाते हैं। ईरान को इन्होंने इनिशियल ईयर्स में अपना बेस बनाया, हेडक्वार्टर बनाया, लेकिन जब ईरान रेवोल्यूशन आया 1979 के अंदर, तो उन्होंने ईरान छोड़ के लंदन शिफ्ट हो गए और लंदन को अपना हेडक्वार्टर बना लिया। उसी दौरान इन्होंने एक अपनी फाइनेंस कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट की सिंगापुर के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर, जिसका नाम रखा गया SP हिंदुजा बेंक्यू प्राइवेट। ईयर 1980 इसी ग्रुप ने पहली इंडियन कंपनी को एक्वायर किया, अशोक लेलैंड, जो कि एक ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में था। उसके साथ गल्फ ऑयल को एक्वायर किया, उसके यूएस का जितना भी आउटसाइड बिजनेस था कंपनी चेवरॉन से। ये कंपनी की एक फिलॉसफी रही, मतलब इसको बहुत ही कंजर्वेटिव ग्रुप माना गया, जो कि बहुत निटेड फैमिली थी और जो ब्रिटेन के अंदर एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल NRI कॉन्ग्लोमरेट माना जाता था। इनका एक प्रिंसिपल रहा है, गाइडिंग प्रिंसिपल, की कुछ भी करो उसमें 70% सक्सेस लाने की कोशिश करो, 30% फेलियर इज टॉलरेबल। उसके बाद ओवर द ईयर कंपनी ने एक जैसे ग्रोथ स्प्री पे चली गई, एक एक्विजिशन स्प्री पे गई, 1 by 1 डिफरेंट वर्टिकल सेक्टर्स में पेनिट्रेट किया, IT से डिफेंस, हेल्थ केयर, सीमेंट, सो डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर उन्होंने अपनी ग्रोथ स्टोरी लिखी। 2007 के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ी बिड लगाई $20 बिलियन की हचिंसन SR को एक्वायर करने के लिए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रही और वोडाफोन ने उसको एक्वायर कर लिया। इस ग्रुप के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी निकल के आते हैं कि ये बहुत ही प्रोफेशनल मैनेजमेंट को इम्पोर्टेंस देते हैं, एक फ्रीडम देते हैं, एक फ्री रेंज देते हैं, एटलीस्ट जो CEO लेवल पे हैं या उससे ऊपर हैं। नेक्स्ट जनरेशन को उन्होंने, जो अपनी नेक्स्ट जनरेशन थी, उसको पूरी फ्रीडम दी कि वो अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से अपना कोर बिजनेस जो भी उनको पिक करना है वो उसको पिक कर सकते हैं। ये लोग सुनने में आता है अपने एम्प्लॉयज को जाने नहीं देते, दे डोंट लेट देयर गुड एम्प्लॉयज टू गो। 2015 ये वो समय था जब आपस में इन लोगों की फ्रिक्शन स्टार्ट हो गई। उसी फैक्ट को लेके जो जुलाई 2014 के अंदर म्यूचुअली एग्री करते हुए इस ग्रुप ने साइन किया था, इन चारों भाइयों ने साइन किया था। अब इसके कैंसिलेशन चाहते थे वो लोग। ऐसा भी मीडिया रिपोर्ट्स में आया, सुनने में आया, अगर उसको खगाले, कि 2018 के अंदर तीनों भाइयों ने कोशिश करी कि वो किसी तरह से SP हिंदुजा जो बेंक्यू प्राइवेट उनका बैंक था, प्राइवेट बैंक था, उसको एक्वायर कर सकें शीर्चंद हिंदुजा से, उनको इनकैपेबल बनाते हुए। बेसिकली SP हिंदुजा जो बेंक्यू प्राइवेट है वो एक प्राइवेट बैंक है जो कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन देता है, कॉर्पोरेट सोल्यूशन देता है, लैंडिंग करता है और उसके साथ जो बैंकिंग और ट्रेडिंग एक्टिविटी है उसमें इन्वॉल्व था। 2019 के अंदर जो शीर्चंद हिंदुजा है उन्होंने जो बिजनेस एंड कॉर्पोरेट कोर्ट है लंदन के अंदर उसको अप्रोच किया और ही वाज सीकिंग डिक्लेरेशन कि जो वो लेटर 2014 में साइन किया था वो रिवोकेबल माना जाए। जैसे मैंने इस कंपनी ग्रुप के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए और एक फैक्ट ये भी बताया था आपको कि ये पूरी फ्रीडम देती है अपनी टॉप मैनेजमेंट को बिजनेस को रन करने के लिए। अपनी नेक्स्ट जनरेशन या थर्ड जनरेशन को भी इन्होंने उस तरह की फ्रीडम दी कि जहां पर भी उनके स्किल्स है, फॉर्टे है, वो उस बिजनेस को कंट्रोल कर सकें, उसे रन कर सकें, उसमें ग्रोथ स्टोरी लिख सकें। ऐसा नहीं है इन चारों ब्रदर्स के अंदर कभी भी 50 साल के पुराने 5 डेकेड ओल्ड जो ये कॉन्ग्लोमरेट है, इसमें चारों भाइयों का कभी भी डिसकम्फर्ट या डिसएग्रीमेंट या मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। लेकिन इन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि वो उनका जो बोर्ड रूम में ही रिजॉल्व हो जाए। ये पहली बार थर्ड जनरेशन ने इसको पब्लिकली किया, जो मीडिया चैनल्स में रिपोर्ट में आया। और हम आशा करते हैं आने वाले समय में जैसे वो एक ट्रूस पे पहुंच गए हैं, उस लेटर को डिसॉल्व करने के लिए एग्रीमेंट बन गया है पैक्ट को, और आने वाले समय में ये वापस से रीयूनियन हो, दोबारा से जो इनकी फैमिली बॉन्डिंग है वो यूनाइट होगी
और देखने वाला टाइम बताएगा किस तरह से ये इतने बड़े कॉन्ग्लोमरेट को अपने ग्रैंड चिल्ड्रन तक कैसे उसको कंट्रोलिंग देते हैं, कैसे उसको डिवाइड करते हैं। लेकिन ऐसे जो बिजनेस केस स्टडीज होती है ना, हम जैसे जो सोलोप्रेन्योर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, बडिंग एंटरप्रेन्योर हैं या फिर फ्रीलांसर्स हैं, हम लोगों को कुछ लेसन्स देते हैं। सबसे पहला देखिए, जितने भी बिजनेस के डिस्प्यूट होते हैं, जो फैमिली में डिस्प्यूट होते हैं, उसको कोशिश करना चाहिए हम अपने बोर्ड रूम में ही सेटल कर लें। जो भी डिस्कम्फर्ट है उसको पब्लिक डोमेन में अवॉइड करें लेके जाने के लिए, क्योंकि जो लिटिगेशन कॉस्ट होती है वो भी बहुत कम्बरसम होती है, लॉन्ग होती है और मैसिव होती है। और उसके साथ साथ जो बॉन्डिंग है उसको कोशिश करना चाहिए कि बना रहे। और जो ईगो इज बेसिकली हर्ट एंड इरिपेबल, उसको अवॉइड करना चाहिए। थॉरली प्रोफेशनल बिहेवियर के साथ हमें अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना चाहिए। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ लर्निंग मिली होगी। मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में लेकर आता रहूँगा आप सबके लिए, और रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। टेक केयर। गुड बाय।